एवरीवन, स्वागत है आपका एडू लाइट्स वन चैनल में। जी हाँ, मैं सिकेश आनंद इस यूट्यूब चैनल के सेक्शन का इंग्लिश टीचर। मैं अपने बारे में परिचय देने के बाद अब मैं आता हूँ इंग्लिश के कंटेंट के बारे में। जैसा कि आपने अपलोड किए गए वीडियो में देखा होगा कि हमने पिछले क्लास में वर्ब सिलेबस को डिस्क्राइब किया। आज हम उस वर्ब को आगे बढ़ाते हैं, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन बी को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, सेक्शन बी राइटिंग स्किल विद ग्रामर। जब हम सेक्शन बी राइटिंग स्किल विद ग्रामर को स्टडी करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट मी टेल यू वी हैव 30 मार्क्स इन दिस कॉलम दैट वी हैव टू क्रैक फॉर द बोर्ड एग्जाम। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जब सेक्शन बी को हम स्टडी करेंगे तो 30 मार्क्स इसमें मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 से आज पढ़ाई स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which type of question is being asked in the question paper. As you can see on the board, it is none other than the topic gap filling. It contains 4 marks. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 4 नंबर है जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको बनाना है। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है गैप फिलिंग। बड़ा आसान है ना, कि गैप दिया हुआ रहेगा और इसको फिल कर देना है। ऐसा यदि कर लेंगे तो हमें 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज गैप फिलिंग, और गैप फिलिंग करने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या प्रैक्टिस होगा हमारा। अब गैप फिलिंग एक्सरसाइज is a great way to read and practice your English very handsomely. It will also help you to detect what the amount of things that will be applicable in the term gap filling. गैप फिलिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। गैप फिलिंग का मतलब है कि इसके आगे या इसके पीछे वाले चीजों को देखना होगा, उसके अनुसार हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे गैप फिलिंग को? गैप फिलिंग भरने का क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स है? गैप फिलिंग भरने के लिए ना ऐसा कोई है नहीं जो मंत्र है, जो मंत्र मार देंगे आप और भर लेंगे। इसे भरने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। चलिए हम आपको कुछ गोल्डन की रूल्स बताते हैं। इस की रूल्स की मदद से हम गैप फिलिंग को बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ रूल्स है जिसे आप नोट कर लेंगे। क्या होता है ना, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक आपको चीजें याद रहती है, लेकिन जैसे आप वीडियो स्किप कर देंगे, दूसरे कंटेंट को देखेंगे ना, पहले वाला निकल जाता है। तो आपको करना क्या है, पेन पेपर ले लीजिए, ये आपको सीखना है। क्योंकि ये हमने पहले ही बताया कि आपको अनमैच्ड क्वालिटी दिया जाएगा, आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा जो शायद आपके लिए बहुत मूलभूत हो। चलिए आगे देखिए, हमने क्या बताया कि गोल्डन रूल्स आपको बताएंगे। गोल्डन रूल्स, इस रूल्स की मदद से आप जितने भी सवाल हैं उसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। जब आप गैप फिलिंग को करेंगे, गैप फिलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना, वो होता है टेंस। क्योंकि जब आप सवाल को बनाएंगे ना, वो किसी टेंस पे बेस्ड होगा। वो जो सेंटेंस होगा वो टेंस पे बिलोंग करेगा, वेदर प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसका मतलब है जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो टेंस है। फिर आगे टेंस में हम क्या देखते हैं, जब भी मान लीजिए कोई सेंटेंस हम देख रहे हैं, इफ अ सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सेंटेंस जब हम देख रहे हैं तो सेंटेंस में जनरली होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीजें दी गई होंगी।
और हम लोग को भर लेना है। ये जो गैप फिलिंग करते हैं उसमें करते क्या है, क्या भरते हैं, तो हमने बताया कि टेंस, फिर आर्टिकल्स, वर्ब। ये जो वर्ब है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और सारा खेल इसी वर्ब का होता है। आगे देखते हैं। जब हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है यदि वाक्य में ऑलरेडी पहले से टू दिया है और वर्ब के प्लेसमेंट की बात करें, तो वाक्य में यदि टू दिया है और वर्ब के प्लेसमेंट की बात करें तो V1 लग जाएगा। ये रूल्स है। आगे इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि टू के बाद क्या लगाना है, V1 लगाना है। ठीक, आगे देखते हैं। कहते यदि इज एम आर होगा, क्या होगा, इज एम आर होगा तो जनरली इसके साथ क्या लगाते हैं, V4 लगाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यदि हैज और हैव होगा, हैज और हैव होगा तो V3 लगाएंगे। क्या लगा देंगे हम, V3 लगा देंगे। चलिए, बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे डू के साथ हमेशा, यदि डू लगा हुआ रहे तो डू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। यदि हम आगे भी देखें तो डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, डज के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। और ऐसे कॉलम को ना सर एम्फैटिक कहते हैं। एम्फैटिक, अ सेंटेंस दैट हैज मोर प्रेशर व्हिच इज यूज्ड फोर्सफुली, उसको हम एम्फैटिक कह देते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके फायदे की चीजें, काफी यूजफुल है आपके लिए। और रूल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये रूल्स आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आगे देखते हैं। अब नंबर दे लीजिएगा। देखिए, मॉडल, ये कोई मॉडल्स दिया हुआ है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। मॉडल के साथ यदि बी लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, बी लगा हुआ रहे, तो वैसे स्थिति में हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। ये जनरल टर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कितना आसान है ना, बस याद रख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चलकर। यदि सेंटेंस कनेक्टर के कुछ कॉलम की बात करें तो जैसे वाइल, यदि वाइल रहेगा तो इसके साथ हम V4 लगा देंगे। और लगाने में इसकी चार्ट नहीं है, क्योंकि रूल है और हमें लगा देना है। चलिए आगे देखिए। कुछ और भी टर्म है जो हमें ध्यान में रखना है। कहता है एडजेक्टिव्स यदि होगा, एडजेक्टिव्स यूजुअली कम्स बिफोर नाउन। मतलब क्या हुआ कि नाउन के पहले एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। यदि एडजेक्टिव से रिलेटेड सवाल रहे तो बना सकते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि कुछ सीख रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। जैसे यदि somebody हो, someone हो, everyone हो, everybody हो, डॉट डॉट डॉट, इस तरह की चीजें होंगी ना। यदि इस तरह की चीजें होंगी तो आपको इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट को पुट करना है। किसे पुट करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट को पुट करना है। ठीक, चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं। कुछ सवाल लेते हैं और सवाल से हम फिर बताएंगे। जैसे जैसे सवाल आएगा, रूल्स यदि कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, कुछ कॉलम है हमारे पास जो हमें फिल करना है। एप्रोप्रिएशन फिल करना है, मतलब ऐसा कॉलम दिया गया है, देखना है सेंटेंस को, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो कॉलम सबसे ज्यादा फिट बैठेगा उसी को लगाना है।
और फिट बैठना ही नहीं, जो रूल्स को टच करता हो, जो रूल्स को सेटिस्फाई करता हो, उसे हमें फिल करना है। चलिए, वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द बोर्ड। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। सबसे पहले में सेंटेंस को बड़े सावधानी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा। Politeness is said to dash one of the important characteristics of a civilized person. This is the sentence. यह सेंटेंस है और हमें फिल करना है। We have option is, be, are और being। अब बताना है कि कौन सा लगेगा। एक बात बता दे जो रूल है, इस जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा फील होगा। चलिए इधर देखते हैं। इधर टू के बाद हमें भरना है। टू के बाद तो इज लगता नहीं है। हमने बताया कि पहले बताया था हमने आपको कि टू के साथ जो भी वर्ब का प्लेसमेंट होगा वो V1 के रूप में होगा। अब V1 के रूप में तो कौन सा दिया गया है, तो याद रखना है कि टू के साथ, ये बात ध्यान में रखना है कि टू के साथ यदि ऐसा कुछ दिया होगा, टू के साथ यदि ऐसा कुछ दिया होगा और ऑप्शन यदि इतने सारे कॉलम्स होंगे, तो इस ऑप्शन को जो सेटिस्फाई करेगा, टू के साथ हमेशा बी प्लेस होता है। क्या प्लेस होता है? बी प्लेस होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। टू के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर ए का कौन सा आंसर सही होगा, वो दूसरा सही होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द डैश enemy of politeness is ego। कहता है कि पोलाइटनेस का इनेमी कौन है? वह ईगो है। अब इस सवाल को फिल करना है हमें। कहता है द है। एक बात याद रखना है, एक रूल है, इस रूल को आप नोट कर ले, इस रूल को आप नोट कर ले। हम फिर से बता रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के जितने भी शब्द होंगे उस शब्द के आगे द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। एक काम हमारा क्या कर दिया है कि यहाँ द दे दिया है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन देख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है। अब देखते हैं, लेस ग्रेट, मोर ग्रेट, ग्रेटेस्ट और ग्रेटर दिया हुआ। ये ग्रेटेस्ट कौन सा डिग्री है? हाँ बिल्कुल, ये ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और हमने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है? द लगता है। द लगा हुआ, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। To be a polite person, you dash have to sacrifice your ego। कहता है पोलाइट पर्सन होने के लिए आपको अपना ईगो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब कहता है ये ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन में से कि कोई एक है जो सुटेबल होगा, हमें सुटेबल फील करना है। अब यू के साथ इस सेंटेंस को बड़े गौर से देखेंगे। सेंटेंस ये प्रेजेंट में है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट का ही कोई लग जाएगा। ये पास्ट में है तो ये पास्ट पुट होगा नहीं, क्योंकि हैड पास्ट होता है, एज वी नो दैट। यू के साथ हैज लगता नहीं है, पढ़ रखे हैं ना ग्रामर में, यू के साथ हैज नहीं लगता है। यहाँ पे मस्ट मॉडल्स हो जाएगा, यू मस्ट टू, मस्ट के साथ टू नहीं लगता है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि जो चौथा ऑप्शन है हैव, यही सही आंसर है। समझ रहे हैं? होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। लुक एट द बोर्ड, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। इट इज डिफिकल्ट एज एन इगोइस्टिक टू बी पोलाइट। कहता है इगोइस्टिक के लिए पोलाइट होना डिफिकल्ट है। ये प्रीपोजिशन दिया हुआ है और प्रीपोजिशन में से हमें भरना है। तो याद रखना है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बन ही जाएगा। ये जो एन है ना, ये आर्टिकल है। ये एन क्या है? ये आर्टिकल है। और आर्टिकल के आगे प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन भरना होता है। लेकिन यहाँ कौन सा सुटेबल है? इट इज डिफिकल्ट बाय एन, ये बाय तो सुटेबल नहीं है।
इट इज डिफिकल्ट ऑफ एनी गेस्टिंग, ये ऑफ इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। सिंस का हम प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ रहेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना सर, ये लास्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। लगा दें? चलिए लगा देते हैं टिक। ये फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। समझ में आया? इस तरह के और भी एक्सरसाइज हैं जो हमें करने हैं। चलिए दूसरा एक्सरसाइज आप देखेंगे बोर्ड पे। दूसरा एक्सरसाइज हमारे पास है, क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है, गैप फिलिंग टॉपिक का नाम है और हमें फिल करना है। गैप भी दिया और फिल कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू लुक, द क्वेश्चन इज दैट आई डैश नेवर नॉन हर। ये सेंटेंस है जो देखना है आप, ठीक है? सेंटेंस क्या है? आई डैश नेवर नॉन हर। अब रूल पता करना है हमें कि आई दिया हुआ है, ठीक? ये नेवर को छोड़ देना, वर्ब देखना है। ये वर्ब जो है ना, ये V3 के रूप में है। क्या सब्जेक्ट के बाद तुरंत V3 लगाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट के साथ V3 तब लगा सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव या हैड रहेगा। वर्ब से देखना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होना चाहिए? हैव, हैज और हैड रहना चाहिए। हैव नहीं है, ये भी नहीं है, यहां दिया है सर। चलिए यहाँ हैव दिया और हैज दिया है। हैव, हैज और हैड तीनों में से कोई होना चाहिए। अब हैज, हैड और हैव रहेगा। चलो ये देख लिए। अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार पुट करना। आई के साथ हैज लगता है क्या सर? नहीं लगता। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। ये आर्टिकल का टॉपिक है, ये आर्टिकल का टॉपिक है और हमारे पास ऑप्शन है। अब बताइए इजी, हमने क्या बताया आर्टिकल में? आर्टिकल में यदि आपने पहले नहीं कहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आर्टिकल के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। कहते जब हम आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं ना, ये जो पूरा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है ये साउंड्स पे रिवॉल्व करता है। मतलब साउंड्स के आधार पे ही हम लोग आर्टिकल कोट करते हैं। ए और एन की बात करें, ए और एन जो है ना, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है और द डिफिनिट आर्टिकल है। चलिए हमें कोट करना है। तो फ्रेंच इज, बताइए ये जो इजी है ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ये जो इजी है ना, ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और हम जानते हैं कि वावेल के आगे क्या लग जाता है? एन लग जाता है। एन ऑप्शन में है कहीं सर? खोजिए तो है। हाँ सर मिल गया, ये बी वाला आंसर है, तो हो जाएगा ये आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी डैश पे आवर टैक्सेस। कि जब ऑप्शन हम देख रहे हैं ना, तो सारे ऑप्शन में मॉडल्स दे दिया, सारे ऑप्शन में मॉडल्स दिया। और ये टैक्स ना, ये काफी कंपलसरी चीज है, मैंडेटरी चीज है जो हमें भरना ही होता है। चलिए आगे देखेंगे। कहता है वी डैश पे आवर टैक्सेस, हमें टैक्स भरना ही होगा। और हमने पढ़ रखा है जो अति आवश्यक हो, तो काफी इंपॉर्टेंट हो, उसमें आंख बंद करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिस वाक्य में पेरेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, काफी कंपलसरी वाली बात हो, आपको सोचना ही नहीं है, बेझिझक आपको लगा देना है। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा? मस्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लेटर टू गॉड इज, अ लेटर टू गॉड क्लास 10th का लिटरेचर का फर्स्ट बुक का पहला लेसन है ये। और फर्स्ट बुक का नाम भी ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन है। देखिए सवाल है यहाँ पे, फिर से देखेंगे कि आर्टिकल का सवाल दे दिया है। A letter to God is dash फर्स्ट। हमें ना इसके आधार पे भरना होता है, इसके आधार पे भरना, ये बात देखना है। बाकी इधर उधर क्या है हमें इससे कोई फर्क नहीं है। अब ये है ना, ये फर्स्ट को देखना है। यदि हम आपसे छोटा सा सवाल पूछे तो आपके पास जवाब है, चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। देखना है यहाँ बगल में, हम यहाँ पर देखना है ये फर्स्ट क्या है। ये फर्स्ट क्या है? जब हम फर्स्ट के बारे में पता करते हैं ना, तो यहां से हमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है न्यूमेरल्स का। न्यूमेरल्स,
जब हम न्यूमरल्स पढ़ते हैं ना तो दो तरह का न्यूमरल्स होता है, एक कॉर्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। जी हाँ, पहला कॉर्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। तो सवाल ये है ना सर, ये फर्स्ट फिर क्या है, बता दें। ये फर्स्ट ऑर्डिनल है। क्या है? ऑर्डिनल है। फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये सब ऑर्डिनल नंबर है। तो फिर सर कॉर्डिनल क्या है, हमें ये भी जानकारी दे दीजिए। चलिए बताते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 है, ये सब कॉर्डिनल नंबर है। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि कॉर्डिनल नंबर ये नंबर को डिनोट करता है, जबकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये प्लेस और पोजीशन को डिनोट करता है। प्लेस और पोजीशन को डिनोट करता है। ये फर्स्ट लेसन के बारे में बात किया गया है। चलिए सर, ये जान गए कि न्यूमरल्स जो है ना दो तरह का होता है, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। अब सवाल ये सर यहाँ भराएगा क्या एकदम बताइए। चलिए हम बताते हैं। सवाल जो दिया गया इस फर्स्ट पे ही बेस है। कहता है एक बात याद रखना है, the first and the fundamental concept that we have to remember is that each and every cardinal number did or do contain the concept of the। एक बात याद रखना है कि जितना भी ऑर्डिनल नंबर है, सब ऑर्डिनल नंबर के आगे द प्लेस होता है। क्या प्लेस होता है? द। सेकेंड भी देखेंगे आप, थर्ड भी देखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल नंबर का, उस ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या लग जाता है? द लग जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा होगा। तीसरा मार देंगे, ठीक हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, फिर आज का क्लास यही समाप्त होगा। देखेंगे आप। आई वॉन्ट टू डैश योर कंटेंट। मैं आपके कंटेंट को, फिर ऑप्शन देख रहे हैं, शेयर है, शेयर्ड है, शेयरिंग है, शेयर्ड है। मतलब आपके कंटेंट को मैं शेयर करना चाहता हूं। हमने अभी तुरंत बताया, थोड़ी देर पहले वीडियो आप पीछे जाएंगे ना, गौर करेंगे, देखेंगे तो वहां पे बताया गया कि टू के बाद हमेशा वर्ब के प्लेसमेंट की बात करें ना, टू के बाद आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स टाइम एंड अगेन, बार बार दोहरा रहे हैं। ध्यान से सुनना है, देखना है वीडियो को एंड तक। वीडियो में जितने भी चीजें दिखाई जा रही है वो आपको आगे के फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर, हमने क्या पढ़ा कि टू के साथ हमेशा V1 लगे। इसमें देखिए तो कौन सा ऑप्शन V1 में है। ये सब ऑप्शन जब देख लेते हैं ना, ये जो ऑप्शन ए है ये V1 के रूप में, क्योंकि शेयर तो V2 है, शेयरिंग V4 के रूप में है, यहाँ पे हैज और ये V3 के रूप में। हम जानते हैं कि टू के साथ V1 लगता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? शेयर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होगा ना? चलिए आज की वीडियो में इतना है। चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।